न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त अमरावती में मौजूद है। विदर्भ का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इलाका। अमरावती से पूर्व लोकसभा सांसद नवनीत राणा इस बार हमारे साथ हैं और नवनीत राणा के जो पति हैं रवि राणा इस बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं और वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नवनीत राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सजग कार्यकर्ता के रूप में उनका साथ दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई बस कुछ ही टाइम पहले की बात है, मेरे ख्याल से 15 घंटे पहले की बात, कि 15 मिनट का जवाब आप 15 सेकंड में दे रही थी। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ उस पर कि किसी को भी हर्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता, पर अगर कोई खुलेआम आकर संभाजी नगर में हम लोगों को ये कहता है, ओवीसी जैसा व्यक्ति, कि मेरे घड़ी में 9:45 हो रहे हैं और अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो उसी वक्त जब मैं भाषण दे रही थी हमारे मोजरी में और मेरी घड़ी में भी 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी थे। सो दैट वाज द आंसर कि आप अगर आके खुलेआम अगर थ्रेट करेंगे कि हम 15 मिनट में आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है उसका उत्तर देना, ठीक है, हम महिलाएं हम बैंगल्स घालते हैं, पहनते हैं, बांगड़ियाँ पहनते हैं, सब पहनते हैं, पर उत्तर देने के लिए हम झांसी की रानी भी हैं। आई जिजाऊ भी बन जाती हैं, अहिल्या देवी भी बन जाती हैं, आई सावित्री भी बन जाती हैं। तो कोई बाहर का व्यक्ति आकर अगर कहीं पर भी देश में अगर ये बोलता है कि मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे तुमको खत्म करने के लिए, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए डाइजेस्टेबल नहीं। पर उन्होंने तो बहुत चालाकी से कहा कि 15 मिनट बाकी हैं। आपने ऐसा क्यों समझ लिया कि वो 15 मिनट आपको काटने के लिए? कहा कि मैं खत्म करने के लिए 15 सेकंड चाहिए। मैंने भी कहा मेरे 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं, तो आपने क्यों ऐसा समझ लिया कि मैंने उनको ये कहा है? मतलब ये सब हवा में बातें चल रही हैं। अगर उन्होंने हवा में की है तो ये भी हवा में है। अच्छा, अगर उन्होंने कोई उद्देश्य रख के बात की है तो वो भी उद्देश्य रख के। अब मुझे 15 शब्दों में बता दीजिए, इससे होगा क्या, क्या हासिल होगा? मतलब हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ बट रहा है, वोट की राजनीति चल रही है। नहीं, मैं भारत तो, कहाँ है? मैं आपको मेरा बता सकती हूँ कि मैं हर व्यक्ति को लेकर चलने की हमने कोशिश की है, और मैंने जब MP रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, तो मैंने सभी किस्म के सभी लोगों के साथ खड़े रहकर उनका काम करके दिया है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो फिर चुनाव क्यों हार गई आप? मुझे लगता है झूठा नैरेटिव, राहुल गांधी से जो झूठा नैरेटिव पूरे लोकसभा में हाथ में संविधान की बुक ले लेकर जब उन्होंने जोर से चिल्लाया कि मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान नष्ट हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये जो झूठा नैरेटिव लोगों तक फैलाया था राहुल गांधी ने, उसके बदौलत मात्र 0.75 से मेरा पराभव हुआ है। मतलब 18,000 वोट है ना? Yes, it is just 18,000। तो ये 18,000 कौन थे? अगर मैं जो राहुल गांधी के झूठों की बातों में आ गए, ये उतना ही वर्ग था। अदरवाइज 5,06,000 वोट उतने झूठे में फिर भी मैंने कोशिश करके वहां तक पहुंचाई और मेरी अमरावती के जिले के लोगों ने वो वोट दिए। देखिए, मैं आपसे ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप सामने बैठी हैं। हम सुबह चौपाल कर रहे थे और लोगों ने आपको मिस किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और मुझे कहने में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोगों ने खुद ये बात कही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मतलब मुझे लगता है 18,000 में वो कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि ये सारा मामला तब बिगड़ा, रवि राणा, नवनीत राणा, हम जब परेशानी में होते हैं हमारे पास खड़े रहते हैं, उनके घर पे कोई भी जा सकता है, लेकिन ये खेल तब खराब हुआ जब वो जो है ये हनुमान चालीसा आ गया, बहुत ज़्यादा जो है हिंदुत्व को वो अपने स्लीव्स पर पहनने लगी। ये अमरावती के लोगों को पसंद नहीं आया, ये मैं उनकी ज़बानी बता रही हूँ। तो आपको लगता है कि? मुझे लगता है कि झूठ नैरेटिव होने के बाद भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो 1.5 लाख से अबव महाराष्ट्र में गिरी हैं, और उसमें अगर मैं 0.75 से गिरी हूँ तो मेरे विचारधारा मेरे लोगों में बहुत अच्छी तरीके से पहुंची, और उस चीज़ का गर्व रहेगा मुझे। आपका कोर वोटर जो है वो मुस्लिम और OBC दलित है ना, हुआ करता था, वो अभी भी आपके साथ है कि है ना? उसके बाद अगर नहीं रहेगा, छटक गया? मुझे, मैं आपको बताती हूँ, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि हमारे अमरावती का डेवलपमेंट कौन किया है, किस तरीके से। पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू नो कि जब पार्लियामेंट में हम देखते हैं तो सब देश के सब धुरंधर वहां पर है, और उसमें आपकी अमरावती दिखाई दे रही थी। सो उसके पीछे रीज़न ये सभी लोगों को समझ में आ रहा। हाँ, अगर मेरा पराभव 1.5 लाख 2 लाख से होता तो मैं ज़रूर एक बार विचार करती थी
कि मैं गलती मेरे से हुई है, पर आज भी मेरी चीज़ों पे मैं अटल हूँ। जो मैंने किया वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरे विचारधाराओं के लिए और मेरे महाराष्ट्र के लिए बहुत बढ़िया था। अगर हनुमान चालीसा पढ़ा तो उसका फ़ायदा एक ही हुआ कि मेरे महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रोड पे जाके लोगों के बीच में जाकर उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया था। लेकिन आपके जो धुर विरोधी है वो तो मजाक उड़ाते हैं कि बड़ा हनुमान चालीसा पढ़ के आई थी संकट से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन चुनाव हार के फंस गई ना संकट में। मैंने महाराष्ट्र को संकट से बचा लिया क्योंकि एक मुख्यमंत्री मातोश्री से बाहर ही कदम रखते नहीं थे। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लोगों के दरवाजे पे जाकर उनकी समस्या पहचान लेती हैं। अभी वो भी आए थे यहाँ पर अमरावती में, लोगों के बीच सभा करके गए हैं। उद्धव ठाकरे में कोई बदलाव आपने देखा है क्या? मतलब वो उद्धव ठाकरे और आज के उद्धव ठाकरे में कुछ चेंजेस हैं? नहीं, जिनको आदत पड़ जाती है 60-65 वर्ष के तक वो एक चीज स्वभाव को कैरी करना, तो वो कभी बदलाव नहीं हो सकता। विचारधारा में जो जिस तरीके से एरोगेंसी उनकी तब भी थी, जो टोमना करके वो देते थे, जो टॉन्ट मार के ही हर भाषण में बात करते थे, आज भी उसी तरीके से वो बात करते हैं। तो उनके स्वभाव में कहीं बदलाव नहीं है, बल्कि और एरोगेंसी आ गई है। और विचारधारा के लिहाज से विचारधारा तो उन्होंने छोड़ ही दी है। आपस में आप लोग भी तो लड़ रहे हैं, महायुति वाले। हाँ, फडणवीस जी के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, उधर शिंदे जी के विदर्भ में बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री, ये हमारा मुख्यमंत्री। देखिए, हम भी आज चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने, क्योंकि जो सैक्रिफाइस हमने उन्हें करते हुए देखा है, जब एकनाथ शिंदे जी के साथ उन्होंने सरकार फॉर्म की, पक्ष के आदेश को मानते हुए उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री से अपना डिमोशन होने दिया पक्ष के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी ये सैक्रिफाइस, योगदान, अपना समर्पण देने के लिए हर जगह मानी जाती है। और वो हमने, मुझे तो बहुत राजनीति में बहुत कम समय हुआ है, पर उतनी ही राजनीति में जितना भी समय हुआ है, मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस होते करते मैंने किसी को नहीं देखा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों की इच्छा है, दिल से इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तो फिर शिंदे जी क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, आज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेंटर में रिप्रेजेंट कर रही हैं। शिंदे जी बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉर्मल हैं, हर सादे व्यक्ति के दिल तक पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। पर हम जिस पक्ष के लिए काम करते हैं और हमारा सैक्रिफाइस है आज ये सरकार को लेके चलने में, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिनका ज़्यादा नंबर्स होंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पर हम तो आज भी प्रार्थना हमारे देवेंद्र जी के लिए कर रहे हैं। नहीं, पर आप देवेंद्र जी का पक्ष ले रही, देवेंद्र जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं बनना है, जो डिसाइड करेंगे हमारे हाईकमान उनकी बात हम मानने वाले हैं। ये आपस में चल क्या रहा है? आप लोग क्लियर क्यों नहीं है कि कौन बनेगा? किस बात के लिए क्लियर होना है? इच्छा पहले तो हम इस बात के लिए क्लियर है कि महायुति आनी चाहिए। भाई, उनके नेतृत्व में, शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मतलब शिंदे इज द लीडर। यस। हाँ, तो फिर फडणवीस जी क्यों सीएम होना? हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि हम शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ नहीं रहे। हमारे नेता, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी खुद बोलते हैं कि हम शिंदे जी के प्रतिनिधित्व में और नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। पर आने वाले समय में तो बच्चे को तो बढ़ना पड़ेगा ना। अगर आज वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जैसे 5 साल 14 से 19 तक हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने एज ए मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व किया महाराष्ट्र का, और हमें लगता है आने वाले समय में वो बनना चाहिए। और मान लीजिए अगर वो नहीं बने और शिंदे जी बोले कि मैं समर्थन वापस ले लूंगा, जैसे आप पुरानी शिवसेना ने आपके साथ किया था, अगर यही खेल हो गया तो इस लालच में कुर्सी हमें चाहिए। शिंदे जी जिस तरीके से, जिस तरीके के वो स्वभाव रखते हैं, उन्हें खुद को ये बहुत चीज़ अंडरस्टेबल है और अंडरस्टूड है कि देवेंद्र जी ने उनके लिए बहुत बड़ा, ये तो बहुत भोलेपन वाली सोच हुई कि वो मान लेंगे और वो समझ लेंगे। अगर ऐसी सोच थी तो फिर अभी क्यों कुर्सी ली शिंदे जी ने? ना लेते वो कुर्सी, कहते नहीं देवेंद्र भैया आप बड़े हैं, आप सीएम रहे हैं। उन्होंने हमारे बाड़ा साहब ठाकरे जी का जो शब्द थे, जो सपना था, उसे पूरा करने के लिए देवेंद्र जी ने सैक्रिफाइस किया और हमारे शिंदे जी को वहां पे पोस्ट पे लाया। तो अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा मात्रा में वोट आपको कौन करेगा? अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और आप कह रही महायुति की दोबारा सरकार बनेगी, हु इज गोइंग टू वोट यू दिस टाइम? कौन वोट करेगा? मतदार जिनको लगता है कि केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी सत्ता जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में आएगी, तो महाराष्ट्र का ग्रोथ, जो आज पूरे फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा पावर महाराष्ट्र रखता है, अगर उसे और ग्रोथ देनी है,
उसे और सपोर्ट देना है, किसानों को मजबूत बनाना है, मजदूरों को, बेरोजगारों के भविष्य के बारे में अगर सोचना है और महिलाओं के स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो मुझे लगता है उनको वोट देंगे मतदार। सबको पता है चेन तोड़ेंगे तो महाराष्ट्र का विकास ये रुकेगा, क्योंकि सेंटर के सपोर्ट के सिवाय हमारी महाराष्ट्र की ग्रोथ ये आकर 40% पे रुक जाएगी। अगर 100% ग्रोथ हम लोगों को करना है तो हमको सेंटर की मदद कोई भी हालत में हमें जरूर लगेगी। मतलब कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार की आप बात 100%। कर रहे हैं। लेकिन असद ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ से 250 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में ये कहते हैं कि ना आप काम की हैं, ना महायुति काम की है, और ना ही महाअगाड़ी काम की है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक भी ओबीसी की सीट नहीं है और आने वाले भविष्य में एक भी उनका प्रतिनिधित्व हमारे विधानसभा में नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं पर भी लड़ेंगे, उनकी एक भी सीट प्रतिनिधित्व नहीं करेगी महाराष्ट्र में। रैली में देखा नहीं है कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो हम भी गए थे ना संभाजी नगर लोकसभा में, मैं भी जाके आई हूँ प्रचार के लिए संभाजी नगर में लोकसभा के समय पे बोल के आई थी, और अब भी हम वही बोल रहे हैं कि एक भी सीट वो प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे विधानसभा में। नहीं तो ये जो पूरा का पूरा मसला है ये तो इस पे आ गया है। अभी योगी आदित्यनाथ आए आप ही के अमरावती में, कह रहे हैं भाई एक रहोगे नेक रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। तो विचारधाराओं पे बात करना कौन सी गलत बात है? नहीं पर बटेंगे अगर तो आपने कटेंगे से देखा क्या था मतलब है? जिस दिन आपने मेरा पराभव हुआ, आपने अगर राजकमल का दृश्य आपके चैनल पे अगर आपने दिखाया तो आपकी आंखें भर आएंगी। वो देखकर कोई भी व्यक्ति को लगेगा कि इस क्षेत्र में जो परिस्थितियां मेरे पराभव के दिन हुई उससे साफ दिख रहा था कि किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया और किस तरीके से जल्लोष किया। कोई भी जीतता है, सबको अधिकार है अपनी अपनी खुशियां मनाने का, हम कहीं पे भी उसके आगे आड़े नहीं आते, पर आपका एक तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो हमारे भी विचार हमारे नेता आगे रख सकते हैं। ये आप लोग आप जो कहते हैं, मतलब क्या नवनीत राणा को मुसलमानों से एलर्जी है, एतराज़ है? क्या नवनीत राणा चाहती है कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहें और मुसलमान ना रहें? मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूँ। अगर आपने देखा हमारे अमरावती में 2019, 2014, 2009 रवि जी को हमेशा वो साथ में लेके चले और आज भी मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैं ओबीसी जैसे लोगों का विरोध करती हूँ जो बंटवारों पे बात करते हैं, जो काटने पे बात करते हैं, जो 15 मिनट पे बात करते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं किसी के भी खिलाफ कोई भी कृत्य कभी नहीं करती। जो मारने की बात करेगा, जो काटने की बात करेगा, जो 15 मिनट की बात करेगा, मैं उसके खिलाफ जरूर हूँ। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ लेकिन मैं ओवैसी के खिलाफ हूँ। यस। लेकिन आप जिन मुसलमानों की बात कर रही हैं वो तादाद में ओवैसी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? तो नहीं खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? हाँ बताइए। आप वो खुद ही विरोध करते हैं उनका। अगर खड़े होते तो यहाँ पर उनका मेजॉरिटी प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में रहता। ऐसे विचार करने वाले लोग हैं जो साथ में वो बोलते हैं कि ऐसी विचारधाराओं को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। पर कांग्रेस कहती है कि आपकी बी पार्टी है, वो लोग मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हो, इन दोनों में आपका फायदा हो जा रहा है और अगाड़ी बेचारी फंस जा रही है, पछाड़ी। देखिए, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सभी धर्म के सभी व्यक्तियों को, सभी समाज को लेके चलने की बात करती है। आज राहुल गांधी ने जब हाथों में संविधान लेकर हर लोकसभा के मंच से उन्होंने आह्वान किया, पर वही बाबा साहेब अंबेडकर जी के विरोध में, उनके प्रचार में, इलेक्शन में, ऑपोजिशन में खड़े करने वाले भी एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस पक्ष था। तो मुझे लगता है कांग्रेस बंटवारा करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक करने में काम कर रही है। तो इनमें और हम में यही फर्क है। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है ना लोकसभा चुनावों में। राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो अभी भी अपने वो लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन। झूठ एक ही बार चल सकता है। झूठ का हवा और झूठ का प्रचार वो एक ही बार चल सकता है। इस बार उन्हें खुद पता लग जाएगा कि झूठ की हवा ये उड़ गई है। अच्छा, आपको लगता है ऐसा कि उद्धव ठाकरे, क्योंकि पता नहीं चुनाव का ये ऊंट किस करवट पे बैठे, कभी वो महायुति का हिस्सा बन सकते हैं? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ। इतना सोचा कैसे आपने? वैसे मैं आपको वही सोचा, मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है कि राजनीति में कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, ये हमने बहुत पिछले कई सालों से देखा है। हाँ। पर जिस तरीके से
एक आधा व्यक्ति अपने राज्य के प्रोग्रेस के लिए हमारे देवेंद्र जी ने जो झुकाव लिया था वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। पर जिनके अंदर ही एरोगेंसी हो, जिनके अंदर ही स्वभाव में एरोगेंट हो, मेरे से बड़ा कोई नहीं हो, अगर ये भाव किसी में है तो मुझे नहीं लगता है वो महायुति में वापस आ सकते हैं। कभी नहीं आ सकते, मुझे नहीं लगता है। मेरे अनुभव के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। पक्ष की सोच, पक्ष का जो विचारधारा है वो मैं नहीं बोल सकती, पर मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ महाराष्ट्र में, जिस तरीके से मैंने उनको देखा है, इतना एरोगेंसी रखने वाले व्यक्ति मुझे नहीं लगता महायुति में आ सकते। और शरद पवार? शरद पवार जी के लिए मैं बहुत छोटी हूँ बोलने के लिए। उनका अनुभव इस महाराष्ट्र में बहुत अलग लेवल पे है और उनके अनुभव के सामने मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, तो उनके बारे में क्या बोलूँ। अजीत पवार, वो मतलब पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि वो आप युति के लिए सिरदर्द बन गए हैं, जीते उतनी नहीं जितना बताया गया था, और अभी सीटें जो मिली हैं उसमें पता नहीं वो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। क्या सच में वो सिरदर्द हैं? देखिए, एक व्यक्ति जो महायुति में हैं, अजीत दादा पवार, उन्होंने इस महाराष्ट्र के लिए उनका योगदान तो है। एक व्यक्ति जो इतनी बार एज ए डिप्टी सीएम करके रिप्रेजेंट किया है महाराष्ट्र को, तो मुझे लगता है सभी का अनुभव आने के बाद अपनी विचारों पे अटल रहना तो उनके लिए भी बनता है। तो वो अपने विचारों के साथ चल रहे होंगे, वो फिर आने वाले समय में दिख ही जाएगा। लोकसभा में जो रिजल्ट नहीं मिला, शायद विधानसभा में बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो अभी हम तो एक ही बार एमपी बने हैं, वो डिप्टी सीएम करके रिप्रेजेंट किया महाराष्ट्र को। सो वी हैव टू टेक हिम सीरियस। इट इज नॉट कि नोबडी शुड टेक हिम सीरियस। पर आप ही के यहाँ पर झगड़े हैं। नवाब मलिक, जिनका आप धुर विरोध करते हैं, हाँ, जिनको आप कहते हैं कि डॉन के साथ, आतंकवादियों के साथ है, उनको टिकट दी है, आप उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो कहाँ महाविकास आघाड़ी तो का? हमारे पक्ष का कोई प्रचार के लिए नहीं जा रहा है। हमने तो सीट बंटवारे में उनको नहीं, तो आप उनको मना क्यों नहीं पाए कि भाई ये तो एकदम अगेंस्ट विचारधारा चला जाएगा, मजाक उड़ जाएगी? उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। कई सीटों पे ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जहां हम चाहते थे ये नहीं होना चाहिए, जहां वो चाहते थे ये नहीं होना चाहिए। तो 2, 4, 5 सीटें ऐसी हैं जो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन निर्माण हुई है और हमारे बड़े नेता उसे हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके जो हस्बैंड है रवि राणा जी, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो इस बार आपका खेल बिगाड़ सकते हैं ना? बागी तादाद में है, आपको तो इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। देखिए, मुझे तो एक्सपीरियंस और बहुत ख़राब अनुभव मेरे इलेक्शन में आया उस चीज़ का, क्योंकि 10,000 वोटों से पराभव अगर आधा मैं पकड़ती हूँ तो बहुत दुख देने वाला था। और लोगों ने एक्सेप्ट किया मुझे, लोगों ने मेरे विचारों को आगे रखा। 5 लाख वोटरों ने मुझे वोट किया, उससे कई ज़्यादा वोट किया। तो मुझे लगता है रवि जी का स्वभाव, रवि जी के लोगों को अपना बनाकर चलने का जो विचार रहती है हमेशा, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कोई कितना भी खड़ा हो जाए रवि जी को कोई ठेस पहुंचाए। मतलब वो जीत रहे हैं? 100% जीत रहे हैं, विदाउट एनी डाउट जीत रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस? यस यस। पर ये कॉन्फिडेंस आपको लोकसभा में था? मुझे लोकसभा में भी था, ऐसा नहीं था। पर ये झूठा नरेटिव इतना इनबिल्ड लोगों में हो गया है, वही सिर्फ एक मेरा मिसिंग पॉइंट रहा। अगर मुझे उस वक्त इतना कल्पना में आता था कि ये झूठ नरेटिव गांव में, गली तक, घर तक फैल गया है, तो मैं उसको क्रॉस करने की ज़रूर कोशिश करती। मैं यहाँ आपके कमरे में देख रही हूँ, जगह जगह जो है हनुमान जी विराजे हुए हैं। ये क्या है? वो जब आप उद्धव ठाकरे से लड़ ली थी उसके बाद से हनुमान जी का आगमन आपके घर में ज़्यादा हुआ? हमारी पीढ़ी से अगर आप देखेंगे, मेरे जो फादर इन लॉ है उनके फादर हनुमान जी के भक्त, उनका मंदिर आज भी बनाया हुआ है। आज भी हमारे कई परिवार के लोग उसके अध्यक्ष करके वो मंदिर को चला रहे हैं। दूसरे जो मेरी मदर इन लॉ के फादर हैं वो भी हनुमान जी के भक्त, आज भी उनके मंदिर के लिए शेगांव में वो मंदिर रेनोवेट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये हमारे परिवार का ही दिया हुआ, हमारी फैमिली से हमको आया, हम मानते हैं।
हमारी विचारधारा ऐसी है और वो हमको आई है और हमारे बाद हमारे बच्चे को जाएगी। तो मुझे लगता है ये हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी के क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिनको होनी चाहिए वो जाने। लेकिन आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग अति हिंदूवादी हो गए हैं, अग्रेसिव मोड ऑफ हिंदुइज्म। क्या आप ये मानती हैं? हमारे और यहाँ उसका एक बड़ा चेहरा आप भी हैं। हमारे यहाँ पे एक कोल्हे प्रकरण हुआ था, कोल्हे हत्याकांड हुई थी। मुझे लगता है किसी को भी बेवजह, जैसे आज मैंने विचार रखे, आप कई बार अपने विचार रखते हो और आपने सिर्फ आपके विचारधारा रखी हैं, उसके कारण अगर कोई आप पे आकर आपकी जान ले लेता है तो मैं कितने तक उसको बर्दाश्त करूँगी? तो उसके लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, मैं शांत कैसे बैठ जाऊँगी? तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जिन्होंने की उन्हें ऐसा लगता है, पर अदरवाइज 5 लाख लोगों ने तो मेरी साथ ही दी है, तो हम कहाँ मान रहे हैं कि अति है करके। तो उन मुसलमानों को आप क्या कहेंगी जो ये मानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ नहीं है? आप लोगों का काम है सिर्फ उनको कोने में धकेल देना। आज देखिए हमारी बहुत सारी योजना है, लाड़की बहन योजना है, लड़का बहू योजना है। आज जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हर जगह पे उनका लाभ, उनका फ़ायदा बराबरी से हमारी सरकारें उनको देती आई हैं और आगे भी देंगी। जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान के विचारधाराओं को मानता है, तो शायद कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो उनको लेके चलने का काम नहीं करती। बीजेपी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कांग्रेस के तरफ से हमेशा से कि बीजेपी विरोध करती है, पर बीजेपी कांग्रेस जैसा बंटवारा करने की बात नहीं करती, सबको एक होके काम करने की बात करते हैं। मतलब जैसे अकबर ओवैसी ये कहते हैं कि इत्तेहाद, इत्तेहाद मतलब यूनिटी। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, जब एक हो जाओगे ना तब सबको समझ में आ जाएगा। आपको आपका क्या विचार है? मुसलमान ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है अभी? जिस तरीके से ओवीसी कहते हैं, मैंने कहा ना कि मैं ओवीसी के विचारों के खिलाफ हूँ, पर मैं उनको उसके ही समर्थन भी विचारों तो, के खिलाफ। पर उनकी रैलियां देखिए ना, उनको जो समर्थन मिलता है, समर्थन में कौन है वो लोग? प्रतिनिधित्व में ये वही लोग हो सकते हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विचारों को नहीं मानते हैं, पर अदरवाइज इस क्षेत्र में, इस जिले में और इस महाराष्ट्र में ऐसे कई लाखों लोग हैं जो ये सब चीज़ मानकर साथ में चलने की बातें करते हैं, तो हम उसको मानते हैं। मैं महिलाओं के मुद्दे पर आती हूँ। लाड़की बहू, लाड़की बहना योजना का आपने जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रैली की थी, उन्होंने कहा था MVA यानी महाविकास अघाड़ी जो है वो महिलाओं की सिर्फ और सिर्फ मुखालिफत करना जानती है। आपको पता है संजय राउत के भाई ने और किस तरीके के बयान दिए थे, और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोली हैं। ये उनके फेवर में जाएगा कि उसके अगेंस्ट जाएगा? नहीं, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच है उद्धव ठाकरे और उनके पक्ष के लोगों की, ये उस वक्त क्लियर हो गई थी कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैंने अपनी बात रखी थी और सिर्फ बात रखने पे देशद्रोह कलम लगाई गई थी और 12-14 दिन मुझे जेल डाला गया था, तो उस वक्त ही क्लियर हो गया था इस महाराष्ट्र में वो इनका पक्ष, जहाँ पर आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी महिलाओं के सम्मान में मैदान में उतर के बात रखने के लिए कहीं पर भी हिचकिचाते नहीं थे। पर आज वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने एक महिला को सिर्फ अपनी बात रखने पे जेल डाल दिया गया था, हनुमान चालीसा के पढ़ने पे, और उनके ही पार्टी के लोग हैं जो महिला को बकरे जैसा काटने के लिए बात करते हैं। उनके ही पक्ष के अरविंद सावंत जी हैं जिन्होंने साइना एनसी के बारे में माल कर भाषा इस्तेमाल की। तो मुझे लगता है ये उनके ही पक्ष के लोग बोल सकते हैं, जिनके पक्ष के जो प्रतिनिधित्व मेन करके प्रेसिडेंट पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है महिलाएं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाहर नहीं आती हैं, पर वो दिल में रखकर अपनी चीज़ें ज़रूर मतदान पेटी में ज़रूर डालेंगे। जो बकरी करके महिलाओं को बोलते हैं उसके पक्ष में महिलाएं मतदान नहीं करेंगी। जो महिलाओं को माल कर शब्द बोलते हैं उनके पक्ष में महिलाएं मतदान नहीं करेंगी, इतनी ज़रूर है। आपके लिए महिला वोटर इस बार इम्पोर्टेंट भी है? मेरे लिए हमेशा से महिला का प्रतिनिधित्व है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आज हो, कल हो, परसों हो, मेरे लिए रूबिका जी आज ये पोजीशन पे, तो मुझे वो प्राउड है। मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट है
कि आप ये लेवल तक पहुंचिए, क्योंकि मेंस डोमिनेटिंग वर्ल्ड में जहाँ पे हम रह रहे हैं, अपने आप को महिलाओं ने स्टैंड करना ये बहुत डिफिकल्ट है। और उस मैन डोमिनेटिंग वर्ल्ड में जब हम ऐसे बैठकर बात कर रहे हैं और सब कैमरे के पीछे पुरुष काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए महिलाओं का स्थिर और स्थान उस लेवल पे हमेशा देखती हूँ मैं। अच्छा, और जब ये आप कह रही हैं तो मैं मुस्कुराते हुए चेहरे भी Yes, देख रही हूँ। yes. ये मतलब इनका बड़प्पन है Yes. कि इतनी हमको इज्जत भी बख्शते हैं, और जब दो कुर्सी पर बैठकर महिलाएं एक सवाल कर रही है, दूसरा जवाब कर रही है, उसका अनुभव ही अलग होता है। मैं दोबारा पॉलिटिक्स की बात इसलिए करना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, अब काशी और मथुरा बाकी है और हम उस रास्ते पर निकल चले हैं। क्या मतलब है इसका? जो अधिकार है हमारा, जो हमारा हक है, वो तो लेंगे। तो कैसे लेंगे आप? जैसे राम मंदिर लिया है। राम मंदिर में तो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। आज तोड़ने वाले कांग्रेस के साथ बैठे हैं, जो कहते हैं बड़े गर्व से कि हमने बाबरी तोड़ी, वो तो खुलेआम कहते हैं, वो तो कांग्रेस के साथ बैठे हैं। तो कांग्रेस ने स्पष्ट करना चाहिए वो राम मंदिर के पक्ष में है कि बाबरी टूटने के पक्ष में है। आपने पूरा खेल बदल दिया। मैं आपको मथुरा काशी ले जा रही थी, तो मथुरा और काशी जो है वो अब अगला एजेंडा है आपका। यस, तो कैसे करेंगे आप? जो जैसे लड़े हैं हम उसी अंदाज में कोर्ट के रास्ते से लड़े हैं हम। हमारे मोदी जी के आने के बाद न्याय व्यवस्था पे हमें विश्वास है, और वैसे ही काशी मथुरा भी होगा। हम बटेंगे तो कटेंगे, आपका इसमें विश्वास है? अगर देखिए, मैं तो सबको लेके चलने की बात करती हूँ। जिस तरीके से ओवीसी बोलते हैं 15 मिनट में मैं सबको काट दूंगा, मैं उसका पक्ष नहीं रख सकती, मैं उसके साथ खड़े नहीं रह सकती। मेरे यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब हमारा परिवार है, और ये परिवार को लेके चलने की बात मैं करती हूँ। अगर कोई काटने की बात करेगा सामने से, तो आप हार तो नहीं पहना पाओगे। नवनीत राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर आपने सुना, एक के बाद एक बयान आए और धारदार बयान आए, ये नवनीत राणा की पहचान है, और इसी अंदाज में वो जनता के बीच में भी जाती है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।